नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। जी हाँ, कक्षा 10 विज्ञान विषय शुरू किया था और अध्याय नंबर 2 नेक्स्ट इसके पीछे का जो वीडियो लेक्चर था वहां पर हमने तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया था और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए जनन तंत्र, सबसे पहले जनन तंत्र को समझने से पहले इस शब्द को समझना जरूरी होगा कि जनन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, जनन जो है वो किस में पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। ठीक है, अब सजीवों में क्या होता है? तो भाई जो सजीव होते हैं वो क्या उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं? संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। और वो जो संतान उत्पन्न होती है वो उन्हीं के जैसी होती है, जैसे कि इंसान की औलाद इंसान ही होगा, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा। यानी सजीवों में पाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वे अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं। उत्तरजीविता का मतलब वंश को बनाए रखते हैं। मान लो अगर शेरों में जनन प्रक्रिया नहीं होती, लॉयंस शेर के अंदर, ठीक है, तो जनन प्रक्रिया नहीं होती, संतान नहीं होती तो वंश आगे नहीं बढ़ता, तो उनकी प्रजाति क्या होती? विलुप्त हो जाती। समझना ये चीज। तो सजीव इस जनन प्रोसेस के द्वारा अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करके अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करके अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं। ठीक है, ये हो गई जनन की प्रक्रिया। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर ये जो अपन जनन तंत्र पढ़ रहे हैं, यहां पर अपने को मनुष्य का जनन तंत्र पढ़ना है, यानी नर और मादा का। ठीक है, तो देखिए मनुष्य में यह क्रिया द्विलिंगी होती है। मनुष्य में यह क्रिया द्विलिंगी, द्विलिंग का मतलब दो लिंग, दो लिंग कैसे? विपरीत, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी मनुष्य के अंदर ये जो प्रोसेस होती है इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, द्विलिंगी होती है। ठीक है, यानी ऐसा कह सकते हैं नर जनन अंग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों इस प्रोसेस में भाग लेते हैं, इसलिए मनुष्य में यह क्रिया कैसी हो गई? द्विलिंगी हो गई। अब नर जनन अंग और मादा जनन अंग यानी मनुष्य के वे अंग जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं जनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मनुष्य में यह प्रोसेस कैसी हो गई? द्विलिंगी हो गई। ठीक है, अब देखिए नर में नर युग्मक शुक्राणु पाए जाते हैं। नर में नर युग्मक शुक्राणु पाए जाते हैं और मादा में मादा युग्मक अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे शुक्राणु कैसे उत्पन्न होता है, अंडाणु कैसे उत्पन्न होता है। एक बात समझ लीजिए
कि ये जो शुक्राणु और अंडाणु है ये भी कोशिकाएं होती है। क्या होती है? कोशिकाएं होती है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक कोशिका है, ठीक है, जिसका निर्माण नर के अंदर होता है। और जो अंडाणु है वो मादा युग्मक कोशिका है, जिसका निर्माण मादा के अंदर होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो जनन का प्रोसेस है मनुष्य के अंदर, जहां हमने कहा था कि ये क्रिया द्विलिंगी है, यानी देखो, नर का जनन अंग भाग लेता है, मादा का जनन अंग भी भाग लेता है, और उस जनन अंग के अंदर कौन कौन आपस में मिलते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। ये दोनों आपस में संयोग करते हैं। तो जब शुक्राणु और अंडाणुओं का आपस में संयोग होता है, उसके द्वारा क्या बनता है? युग्मनज बनता है। देखिए, शुक्राणु क्या है? युग्मक। अंडाणु क्या है? युग्मक। इन दोनों के मेल से क्या बनता है? युग्मनज, ठीक है। ये युग्मनज आगे जाकर किसमें परिवर्तित होता है? भ्रूण में। और भ्रूण का जब विकास होता है तब क्या बनता है? नवजात शिशु, ठीक है। एक एक प्रोसेस आराम से पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? नर युग्मक और मादा युग्मक, इनके मेल से क्या बनेगा? युग्मनज। शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोग से युग्मनज बनता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, ठीक है। इस निषेचन से पहले एक और प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मैथुन। क्या कहते हैं? मैथुन। यानी जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक दूसरे का सहयोग करते हुए शुक्राणु और अंडाणु का त्याग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मैथुन कहते हैं, ठीक है। इस मैथुन के बाद में जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। एक बार इसका आप लोग लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं इसकी संरचना के अंदर, ठीक है। पहले इसका टाइप पढ़ेंगे, फिर इसकी संरचना ले लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने जनन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब देखिए, इस जनन की प्रोसेस के लिए जितने भी अंग काम में आते हैं उन सबको मिलाकर एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? जनन तंत्र, ठीक है। अब देखिए, ये जो जनन तंत्र है, इस जनन तंत्र के अंदर मुख्य रूप से अपन क्या कह सकते हैं कि क्या पाए जाते हैं? जनन अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जनन अंग। अब देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय जनन अंग तो उसके साथ में होते हैं, लेकिन उस समय परिपक्व नहीं होते, यानी उसको ये पता नहीं होता है कि ये जनन अंग क्यों है। तो इन जनन अंगों के विकास की या परिपक्व होने की, परिपक्वता की भी एक निश्चित उम्र पाई जाती है, ठीक है ना। और उस निश्चित उम्र को या इस एज के पीरियड को अपन क्या कहते हैं? यौवनारंभ। क्या कहते हैं? यौवनारंभ। यौवन का मतलब, अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें, यौवन प्लस आरंभ, ठीक है। यौवन का मतलब क्या हो गया? जवानी। आरंभ का मतलब शुरुआत, यानी जवानी की शुरुआत, किशोरावस्था भी बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है ना। तो एक निश्चित एज के अंदर इन जनन अंगों का विकास शुरू होना प्रारंभ होता है, शुरू होता है इनका विकास। और इनके विकास के फलस्वरूप लड़कों में और लड़कियों में कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई जब 12 या 13 वर्ष की उम्र हो जाती है तब लड़कों के धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ आना शुरू होती है। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन किसकी वजह से है? जनन अंगों के विकास की वजह से है। और जनन अंगों के इस विकास को हम लोग लैंगिक विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक विकास, यानी लैंगिक अंगों का विकास या जनन अंगों का विकास। इनकी वजह से ही लड़कों और लड़कियों में कुछ परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, ठीक है। उन शारीरिक परिवर्तनों का कारण क्या है? ये यौवनारंभ, ये उम्र, ये एज,
ठीक है। अब देखिए यौनारंभ लड़कों में अलग होता है, लड़कियों में अलग होता है। यौनारंभ के लक्षण क्या क्या होते हैं, चलिए लिखते हैं। क्या है यौनारंभ? लड़कों अथवा लड़कियों की वह उम्र जब उनमें लैंगिक विकास की शुरुआत होती है। ठीक है। अब देखिए लक्षण पढ़ते हैं। किसमें लक्षण लड़कों में अलग होते हैं और लड़कियों में अलग होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इधर लड़कों में। पहला लक्षण क्या है? आवाज का भारी होना। बच्चों की आवाज थोड़ी सी तीखी होती है, उनका तारत्व ज्यादा होता है, ठीक है ना। जबकि जैसे जैसे बड़े होते हैं आवाज मोटी होती जाती है, ठीक है ना, उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है। तो देखिए आवाज का भारी होना, उसके बाद त्वचा का तेलीय होना। स्किन कैसी हो जाती है? ऑयली स्किन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जननांगों कानों के पास या सीने पर बालों का उगना। बालों का उगना। ठीक है। ये किसके अंदर होते हैं लक्षण? लड़कों के अंदर। आवाज भारी हो जाती है, स्किन ऑयली हो जाती है, ठीक है, चेस्ट पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए लड़कियों के अंदर। सबसे पहले स्तनों का विकास व उनके आकार में वृद्धि। ठीक है। दूसरा क्या है? त्वचा का तेलीय हो जाना। ठीक है। फिर जननांगों के पास बालों का उगना। अगला क्या है? रजोधर्म या मासिक चक्र की शुरुआत। ठीक है। ये यौवनारंभ के लक्षण हैं। लड़कों में अलग होते हैं और लड़कियों में अलग होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग जनन तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे, फिर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। ठीक है। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नर जनन तंत्र का पहला पार्ट, सॉरी जनन तंत्र का पहला पार्ट नर जनन तंत्र। ठीक है। चित्र आपके सामने बना हुआ है। ठीक है। अब ये जो नर जनन तंत्र है इसको भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। जो सबसे पहला है उसको कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग। और इस प्राथमिक जनन अंग के अंदर आता है वृषण। कौन आता है? वृषण। ठीक है। और इस वृषण के अलावा जितने भी आपको ये नाम दिखाई दे रहे हैं मूत्राशय को छोड़कर, ठीक है, ये जनन अंगों के अंदर नहीं आता। समझ में आ रही चीज? इस मूत्राशय को छोड़कर इस वृषण के अलावा जो भी आपको दिख रहे हैं सबके सब क्या है? द्वितीय जनन अंग। ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं नंबर 1 पे वृषण। ठीक है। अब ये वृषण क्या है? तो प्राथमिक जनन अंग है। करता क्या है? तो देखिए यह नर युग्मक
शुक्राणुओं का निर्माण करता है। क्या करता है? नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करता है। देखो इस वृषण के भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक जो हिस्सा है उस हिस्से के अंदर तो शुक्राणु का निर्माण होता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसके अंदर लैंगिक हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। वृषण के दूसरे भाग में लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किया जाता है, ठीक है। ये हो गया वृषण का काम। एक हिस्सा तो क्या बनाएगा? शुक्राणु, ठीक है। अब देखिए शुक्राणु बनाने की जो विधि है उसको शुक्र जनन कहते हैं। वृषण के अंदर क्या बन रहे हैं? शुक्राणु। उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? शुक्र जनन, शुक्राणु का निर्माण, ठीक है। दूसरा भाग क्या करता है? वृषण के दूसरे भाग में लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किया जाता है। ये वही लैंगिक हार्मोन है जिसके कारण लड़कों के अंदर यानी नर में जो लैंगिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो दिखाई देते हैं। किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। ये हो गया वृषण। अब देखिए द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग, ठीक है। अब इस द्वितीयक जनन अंग के अंदर पहला आता है अपना वृषण कोश, ठीक है। वृषण कोश का मतलब वृषण के बाहर का आवरण क्या कहलाता है? वृषण कोश। यह वृषण को स्थिर रखने का कार्य करता है। क्या करता है? वृषण को स्थिर रखने का कार्य करता है। फिर अगली बात क्या है? शुक्राणुओं के निर्माण के लिए ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए। अतः वृषण कोश वृषण के ताप को कम करके रखता है। देखिए वृषण का प्रमुख कार्य क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण। अब शुक्राणुओं के निर्माण के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? कम चाहिए। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? वृषण कोश। जो अपने पूरी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे भी कम टेम्परेचर किसका होता है? वृषण का, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो इस वृषण का प्रमुख कार्य क्या है? शुक्राणु बनाना, बना नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसके चारों ओर का ये जो खोल है, ये जो आवरण है, ये क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे, देखिए वृषण हो गया प्राथमिक, उसके बाद में वृषण कोश, ठीक है। शुक्राणु बन चुके हैं। अब ये शुक्राणु एक नलिका के द्वारा आगे जाएंगे, इसको कहते हैं शुक्राशय। यहां पर किसके द्वारा? शुक्रवाहिनी के द्वारा। तो देखिए पहला, दूसरा, फिर शुक्राणु किसके द्वारा जाएंगे? शुक्रवाहिनी के द्वारा। कहां जाएंगे? शुक्राशय में। तो ये तीसरा, ये चौथा। फिर आती है प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर मूत्रमार्ग, फिर शिश्न, फिर शिश्न मुंड, ठीक है। ये आगे के अपने क्या है? जनन अंग है। एक बार इसको लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंगों के अंदर अपना पहला हो चुका है वृषण कोश। इसके बाद में किसका नंबर आता है? शुक्रवाहिनी का। शुक्रवाहिनी
वाहिनी। ठीक है, सिंपल सी बात है। शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने वाली नलिका क्या कहलाती है? शुक्रवाहिनी। ठीक है, इसके बाद में तीसरा कौन है? शुक्राशय। ठीक है, देखिए यहां से शुक्राणुओं को लेकर कौन गई? शुक्रवाहिनी। कहां ले जाकर संग्रहित किया? शुक्राशय में। तो शुक्राणुओं को संग्रहित करने का स्थान क्या कहलाता है? शुक्राशय। शुक्राणुओं को संग्रहित करने का स्थान शुक्राशय होता है। ठीक है, यह एक तरल पदार्थ बनाता है जो वीर्य निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, शुक्राणुओं के साथ ओनली ऐसा नहीं है कि भाई नर जनन अंग जो है, देखो शुक्राणुओं का निकलने का जो मार्ग है वो है शिश्न मुंड, यहां से निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओनली शुक्राणु ही बाहर निकलते, उसके साथ लिक्विड भी बाहर निकलता है। तो उस पूरे को मिलाकर क्या कहते हैं? वीर्य कहते हैं। उस वीर्य के निर्माण में कौन सा तरल काम आता है? जो शुक्राशय बनाता है। ठीक है, तो देखिए वृषण कोष हो गया। देखिए द्वितीयक लैंगिक अंग, पहला तो वृषण हो गया, द्वितीयक यहां से शुरू होता है, 1 2 शुक्रवाहिनी, 3 शुक्राशय। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि यह अखरोट के आकार की एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है जो एक तरल का निर्माण करती है, तरल का निर्माण करती है। यह तरल शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। ठीक है, एक तो ये वाला तरल वीर्य निर्माण के काम में आता है, इसका तरल शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। पांचवा देखिए मूत्र मार्ग। ठीक है, देखिए शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को यहां ले जाकर डाल देती है। अब देखिए आगे चलकर शुक्राणु और मूत्र ये दोनों एक ही मार्ग का साझा करते हैं। ठीक है, जिसको स्क्लन मार्ग कहते हैं। ठीक है ना, तो ये इस मूत्र मार्ग से होते हुए मूत्र भी उत्सर्जित होता है, वीर्य भी उत्सर्जित होता है, शुक्राणु भी उत्सर्जित होते हैं, सबके सब उत्सर्जित कहां से होते हैं? इस मूत्र मार्ग से होते हुए इस शिश्न मुंड से। ठीक है, तो यह एक पेशीय नली है जहां से होकर मूत्र शुक्राणु प्रोस्टेट तरल आदि का त्याग किया जाता है, आदि का त्याग किया जाता है। और नंबर 6 पे आता है शिश्न।
ठीक है, ये नर जनन तंत्र का मैथुन अंग है, प्रमुख मैथुन अंग, यानी मैथुन की प्रक्रिया के अंदर नर का शिश्न और मादा की योनि काम में आते हैं। ठीक है, तो शिश्न क्या है? यह वृषण कोशों के मध्य लटका हुआ होता है। ठीक है, यह एक उत्तेजनांग है, यह एक उत्तेजनांग है जो मैथुन की क्रिया में उत्तेजित होकर वीर्य का त्याग करता है। ठीक है, इसी के साथ अपने नर जनन तंत्र कंप्लीट होता है। देख लीजिए, शुरुआत कहां से की थी? प्राथमिक जनन अंग वृषण, फिर द्वितीय जनन अंग में देखो वृषण कोश जो क्या करता है? टेम्परेचर कंट्रोल करता है। फिर शुक्र वाहिनी शुक्राणु को ले जाती है, फिर शुक्रा से शुक्राणु का संग्रहण स्थल, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर मूत्र मार्ग, फिर शिश्न। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये जनन तंत्र में नर जनन तंत्र कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाएं, पढ़े, अच्छे से मेहनत कीजिए, समय का भरपूर फायदा उठाए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक हमारे चैनल के वीडियोस को आप लोग शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।